एक गांव था, नाम था ठगपुर। नाम भले ही मजाक लगे, लेकिन वहाँ के कुछ लोग वाकई में बड़े चतुर और मक्कार थे। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था जमींदार रणविजय सिंह। उसके पास धन, जमीन और बहुत सारे जानवर थे। उसका बेटा विजय पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर चालाकी में बाप से भी आगे निकला था। गांव के आसपास के लोग उसकी ताकत और पहुंच से डरते थे। जो भी बाहर से कोई व्यापारी या किसान गांव में आता, उसे जमींदार और उसका बेटा अपने ही तरीके से मुनाफा कमाने का जरिया बना लेते। पड़ोस के गांव का एक किसान था, गोविंद। वह बहुत सीधा साधा और मेहनती था। इस बार फसल बोने के लिए उसे एक गधे की जरूरत थी। बैल वह पहले ही बेच चुका था। किसी ने बताया कि ठगपुर में जमींदार के पास अच्छे जानवर मिलते हैं। गोविंद अपने 200 रुपए लेकर ठगपुर आ गया। वह सीधे जमींदार रणविजय सिंह के घर पहुंचा। राम राम सरकार, एक गधा खरीदना है। सुना है आपके यहाँ अच्छे जानवर हैं। गधा चाहिए? हमारे पास एक है, मगर ये कोई आम जानवर नहीं। खेत जोतता है, रास्ता खुद पहचानता है और सबसे बड़ी बात, कभी बीमार नहीं पड़ा। पास ही खड़ा विजय बीच में बोला, हाँ पिताजी, वो गधा तो एक नंबर है। कितने का देंगे सरकार? देख, दाम तो वैसे 300 से कम का नहीं है, लेकिन तू किसान आदमी है, 200 में ले जा। गोविंद को लगा जैसे कोई ईमानदार सौदा मिल गया हो। उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए 200 रुपए दे दिए, जबकि वो गधा सिर्फ 50 रुपए का था। वाह पिताजी, आज तो पूरे 150 का फायदा। हाँ बेटा, ऐसे ही बेवकूफों की वजह से तो आज हम इतने अमीर हुए हैं। दूसरी तरफ अनुराग खेत में हल जोत रहा था। तभी दूर से गांव का मुखिया पंचम आता दिखता है। अनुराग हल रोकता है और उसके पास जाता है। अनुराग, कल फिर से हमारे पास गांव के कुछ लोगों की शिकायत आई है। कौन सी शिकायत? कल शंकरपुर राज्य से कुछ व्यापारी हमारे गांव में गधा खरीदने आए थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने चालाकी से उन्हें बहुत महंगा गधा बेच दिया। अरे अरे अरे, यह तो बहुत ही गलत बात है मुखिया जी। वैसे भी हमारा रामपुर गांव पहले ही ठगी के नाम से बदनाम होता जा रहा है, और यह ऐसी हरकतें और हो रही हैं। सही कहा, हमें इस मामले में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कल हम गांव में पंचायत बुलाएंगे और इस मुद्दे पर सबके सामने बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है। मुखिया वहाँ से चला जाता है। अनुराग भी अपने घर लौट जाता है। कविता चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अनुराग का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह चिंता से उसकी ओर देखती है। क्या हुआ आज? आप बहुत परेशान लग रहे हो। आज पंचम जी बता रहे थे कि हमारे गांव के कुछ लोगों ने फिर से शंकर नगर राज्य के व्यापारियों को ठग लिया है। तो इसमें आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? अरे कविता, मैं खुद इसी गांव का हूँ। ये मेरा गांव है। मेरा मान सम्मान इसी गांव से जुड़ा हुआ है। अगर गांव बदनाम होगा तो मेरा भी नाम तो खराब होगा ना। कल को कहीं जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे ना कि किस गांव से हो, तो क्या बताऊंगा इस ठगी वाले गांव से हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गांव की पंचायत बैठी है। बूढ़े काका, दबंग जमींदार का बेटा, विजय, मनोज, सुमित और अजय भी वहाँ मौजूद हैं। पंचम सभा शुरू करते हैं। भाइयों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बात यह है कि हमारे गांव में ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल ही कुछ व्यापारियों को महंगा गधा बेचा गया। अगर यही चलता रहा तो हमारे गांव की साख पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पंचायत में कुछ लोग सहमति से सिर हिलाते हैं, लेकिन मनोज हंसते हुए बोल पड़ता है। अरे मुखिया जी, आप चिंता में क्यों पड़े हैं? अरे इसे ठगी नहीं, शुद्ध लाभ कहते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। व्यापार में चतुराई भी तो जरूरी है। अब क्या, ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो कमाएंगे कैसे? अरे मुझे लगा कि यहाँ कोई बड़ी बात होने वाली है। ये तो बेकार की चर्चा निकल आई। खैर, मेरा समय बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया, हम तो जा रहे हैं, आप लोग करते रहो चर्चा को चर्चा। मनोज, सुमित, अजय और विजय वहाँ से उठकर चले जाते हैं। पंचम गुस्से में आ जाता है और अनुराग की ओर देखता है। बस बहुत हो गई ये कुतर्क भरी बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। विजय घर लौटता है। उसका पिता रणविजय सिंह, गांव का जमींदार, कुर्सी पर बैठा विजय पास आकर बैठता है। पिताजी, आज पंचायत में पंचम जी ने गांव में हो रही ठगी पर बात की थी। अरे ये ससुरा मुखिया पगला गया है। अरे गांव के लोग अगर चालाकी से पैसा बना रहे हैं तो इसे ठगी नहीं, व्यापार कहते हैं। व्यापार और होशियारी से किया गया व्यापार कहते हैं। अरे इसमें गलत क्या है? तभी पंचम और अनुराग अंदर आते हैं। रणविजय सिंह उन्हें देखकर भौहें चढ़ाता है। अरे पंचम जी, अनुराग, आओ भाई, आओ आओ। अचानक कैसे आना हुआ? कोई खास प्रयोजन, मतलब कोई खास बात? जमींदार जी, हम गांव के भले के लिए आए हैं। आप इस गांव के जमींदार हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि गांव के लोगों को सही रास्ते पर ले चलें। दरअसल बात यह है जमींदार जी कि कल पंचायत में जब मैंने गांव में हो रही धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया, तब आपके बेटे विजय को हमारे पक्ष में बोलना चाहिए था, मगर वह तो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। इससे ठगों का हौसला और बुलंद हो गया है। अरे धोखाधड़ी? अरे भाई, यह सब व्यापार है, व्यापार। अरे गांव के लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? क्या धोखाधड़ी हो गई? ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग फालतू में धोखाधड़ी धोखाधड़ी। अरे कहां हो रही धोखाधड़ी? व्यापार हो रहा है, व्यापार। पंचम और अनुराग स्तब्ध रह जाते हैं और निराश होकर दोनों हवेली से बाहर निकल जाते हैं। दोपहर का समय। रणविजय सिंह अपने बेटे विजय और कुछ मजदूरों के साथ खेत है। कुछ किसान फसल बो रहे हैं। तभी बाबा निरंजन आता है, लंबी दाढ़ी। साधु दूर से ही जमींदार को देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हारे गांव के लोगों के मन में बुराई इतनी भर चुकी है कि वो फिर से लौट आएगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो साधु महाराज? कौन लौट आएगी? उस खंडहर की रानी और उस रानी का अभिशाप। अरे मैंने भी सुना था, कुछ लोगों ने खंडहर से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अरे ये सब अफवाह हैं, सब फालतू की अफवाह है। यह किसी भी तरह का कोई खेल या शरारत नहीं है जमींदार। जो होने वाला है उसे रोकने का एक ही तरीका है। साधु अपने हाथ में पकड़ी टोकरी को जमीन पर रखता है और जमींदार के खेत से मिट्टी भरने लगता है। अरे रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मेरी जमीन से मिट्टी लेने की? यह मिट्टी, ये तुम्हारी नहीं, धरती माता की है। मैं इसे अपने लिए नहीं, उस विनाशकारी शक्ति को रोकने के लिए ले जा रहा हूं, जो जल्द ही तुम्हारे गांव पर कहर बरपाने वाली है। बकवास बंद करो। हरियापुर में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर मिट्टी लेनी है तो कीमत चुकानी होगी, कीमत समझे। देखो, मैं साधु हूं, साधु के पास धन नहीं होता। अरे तो फिर निकल जाओ यहां से। बिना दाम दिए इस खेत से एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं मिलेगी, समझ गए? निकलो यहां से, निकलो। बाबा निरंजन जमींदार के खेत से चला जाता है और दूसरे किसानों से मिट्टी मांगता है, मगर कोई भी उसे मिट्टी नहीं देता। पूरा दिन बीत जाता है, कोई साधु की मदद नहीं करता। थक हार कर वह जंगल की ओर जाने लगता है। सूरज ढल रहा है। जंगल किनारे स्थित अनुराग का खेत। अनुराग अपने खेत में बैठा हुआ है। तभी उसकी नजर बाबा निरंजन पर पड़ती है, जो भारी मन से चला जा रहा है। अनुराग साधु को रोकता है। साधु महाराज, क्या हुआ? क्या बात है? आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों झलक रही है? अरे, तुम्हारे गांव के लिए मैं मिट्टी मांगता रहा, मगर किसी ने एक मुट्ठी मिट्टी तक नहीं दी, और पूछते हो कि क्या हुआ? साधु महाराज, क्षमा चाहूंगा। आप मेरे खेत की जितनी मिट्टी चाहिए ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप ले सकते हैं। बाबा निरंजन आकाश की ओर देखता है। सूरज ढल चुका था।
अब मिट्टी लेने का कोई फायदा नहीं, समय बीत चुका है। कुछ दिनों बाद तुम गांव वाले खुद मुझे ढूंढते हुए आओगे, तब उन्हें एहसास होगा कि लालच और धोखे का क्या परिणाम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना कहकर बाबा निरंजन जंगल की ओर बढ़ जाता है। अनुराग खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आती हैं। अनुराग घर लौटता है। पंचम वहां पहले से बैठा होता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। अनुराग, अब मुझे लगता है कि गांव वाले पूरी तरह से लालची हो चुके हैं। इन्हें समझाना ही बेकार है। हाँ पंचम जी, न जाने क्यों मुझे उस साधु के चेहरे पर एक गंभीरता महसूस हो रही थी। उसकी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। अरे, जो कुछ भी छुपा हुआ होगा वो सामने आएगा। समय तो ऐसा ही है अनुराग, हमें बस इंतजार करना होगा। इंतजार। कुछ महीने बीत गए हैं। रणविजय सिंह अपने बेटे विजय के साथ हवेली में बैठा होता है। विजय की चिंता स्पष्ट है। अरे ये ससुरा समझ नहीं आ रहा पिताजी, आखिरकार ये क्या हो गया? ये जमीन बंजर हो तो हो कैसे गई? सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा? आखिर माजरा क्या है? हाँ पुत्र, तुम सही कह रहे हो। अरे गांव की जमीन पर अनाज नहीं उग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने अनाज उगाना ही बंद कर दिया हो। अरे ये मौसम तो बरसात का है, लेकिन हमारे गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जबकि पड़ोसी गांव में लगातार दनादन बारिश हो रही है। रणविजय सिंह गहरी सोच में डूब जाता है, फिर तुरंत खड़ा होकर बाहर की ओर दौड़ता है। रणविजय सिंह और विजय कुएं के पास खड़े होते हैं। रणविजय सिंह कुएं का पानी सूखा हुआ देखता है और दंग रह जाता है। पिताजी, कहीं साधु की बात सच तो नहीं, जो हमारे खेत की मिट्टी लेने यहाँ था? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है हमने ही बाबा निरंजन को गलत समझा था। अरे नहीं, तुमने बाबा निरंजन को गलत नहीं समझा था, बल्कि तुम्हारा मन इस कदर ज्यादा उलझा हुआ था कि तुम मिट्टी तक का धन बाबा से मांगने लगे। अरे साधुओं का सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। ऐसे हर बात के लिए उनसे धन नहीं मांगा जाता। लो, तुम्हारा गांव अब तुम्हें मुबारक हो। संभालो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की लालच और यहाँ के इस बंजरपन को। रहो इसके साथ। रणविजय सिंह हवेली में लौटता है और अपने बेटे विजय से बात करता है। विजय, हमें वह बाबा निरंजन को ढूंढना चाहिए। हाँ, वही अब हमारी मदद कर सकता है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था। हमें उस बाबा निरंजन से ही उम्मीद है, अब वही कुछ कर सकते हैं। बहुत समय बाद रणविजय सिंह और विजय एक घने वृक्ष के नीचे बाबा निरंजन को बैठा हुआ पाते हैं। क्या हुआ? क्यों तुम मुझे ढूंढने आए हो? क्या बात है, बोलो। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं, तुम्हारे गांव के लोग जितने दोषी हैं, तुम उनसे कहीं ज्यादा दोषी हो। सबसे पहले मैं तुम्हारे खेत में मिट्टी मांगने के लिए आया, लेकिन तुमने मिट्टी देने के बदले मुझसे धन मांगा, जबकि मैं तुम्हारे गांव की मदद करना चाहता था। फिर उसके बाद किसी भी गांव वाले ने अपने खेत की मिट्टी तक नहीं दी। अरे हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे रामपुर गांव के एक तालाब के पास जो खंडहर है, वो कभी बहुत बड़ा महल हुआ करता था। उस महल में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी रानी इंदिरा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इंदिरा एक काले जादू की पुजारिन थी। वो अंदर से एक लालची औरत थी और हमेशा के लिए अमर होना चाहती थी। क्या वह महल और इंदिरा की कहानी हमारे गांव से जुड़ी हुई है? रणविजय सिंह, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सुनो, एक दिन राजा विक्रमादित्य किसी महत्वपूर्ण कार्य से राज्य के बाहर चला गया और उसने शासन की बागडोर अपनी पत्नी रानी इंदिरा के हाथों में सौंप दी। रानी इंदिरा ने राज्य में बुराइयां फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की प्रजा लालची हो गई और बुराई ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। कुएं सूख गए, जमीन बंजर हो गई और जब राजा विक्रमादित्य वापस लौटे
तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। राजगुरु ने तपस्या करके पता लगाया कि रानी इंदिरा एक राक्षस की पुजारन थी और उसने अपने काले जादू से राज्य में बुराई फैलाई थी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य चौंक गया। तब राजगुरु ने कहा कि कनिष्क के जंगल से मिट्टी लानी होगी और उसे राज्य की जमीनों में डालना होगा। इससे सूखे की चपेट खत्म हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने राजगुरु की बात मानकर कनिष्क की मिट्टी डलवाई और देखते ही देखते राज्य में सुख, शांति और चैन लौट आया। लेकिन जब रानी इंदिरा को मृत्यु दंड दिया गया तो उसने गुस्से में आकर कहा, जब तक इस गांव के वासी लालची रहेंगे तब तक इस गांव में कभी भी सुख चैन नहीं रहेगा, कभी वर्षा नहीं होगी। ओह, इसका मतलब हमारे गांव के लोगों के लालच की वजह से रानी इंदिरा का श्राप आज भी लगा हुआ है। हाँ, लेकिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे खेत की मिट्टी क्यों ले जा रहा था। दरअसल उस खंडहर के पास आज भी एक मंदिर है जहां राजगुरु पूजा करते थे। वही मंदिर इस गांव की रक्षा करता है। जब भी गांव में लालच बढ़ता, वहां एक टोकरी मिट्टी मंदिर के सामने डाल दी जाती थी ताकि बुराई खत्म हो सके। ओह, लेकिन बाबा, अब क्या किया जा सकता है? कोई उपाय तो होगा ना? उपाय है। अभी भी एक टोकरी मिट्टी बची हुई है जो कनिष्क जंगल से लाई गई थी और मंदिर के अंदर रखी हुई है। लेकिन ध्यान रहे, इस मिट्टी को सिर्फ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसका मन लालच से पूरी तरह मुक्त हो। हाँ, मैं जानता हूँ गांव में एक ऐसा व्यक्ति है, अनुराग। वह सच में अपने गांव से प्रेम करता है। रणविजय सिंह अनुराग के घर जाता है और सारी घटना बताता है। अगर यही रास्ता है तो मुझे यह करना होगा। अनुराग मंदिर में प्रवेश करता है और टोकरी से मिट्टी उठाता है। वह मिट्टी बाबा निरंजन को देता है। हाँ, अब देखो, जैसे ही यह मिट्टी जमीन पर डाली जाएगी, आसमान में काले बादल छा जाएंगे और वर्षा होगी। यह गांव फिर से अपने पुराने रूप में लौट आएगा। बाबा निरंजन मिट्टी जमीन पर डालते हैं। देखते ही देखते बादल घिर आते हैं और कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो जाती है। यह वर्षा तुम्हारे लिए जीवन का नया संकेत है। अरे बाप रे, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह तुम्हारे दिलों से लालच का दूर होना था। अब तुम्हारे गांव में शांति और समृद्धि लौट आई है। लेकिन ध्यान रखना, लालच नहीं करना। लालच बुरी बला है।